की कॉन्सेप्ट हमें वीएपीटी में याद रखना है। अटैक सरफेस, ऑल एंट्री पॉइंट्स, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव इसमें अपने को देखने को मिलेंगे। फिर इस क्रेटिंग सीवीएसएस, पता है तुम्हें क्या होता है? वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। हाँ हाँ, वनमेंटी स्कोर। कॉमन वल्नरेबिलिटीज। बिल्कुल। ओवास के बारे में देखते हैं कि ओवास में जो अपडेटेड है उसके रिस्क के बारे में देखते हैं। फिर मिसकॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि मोस्ट कॉमन इशू क्या है। फिर जीरो डे भी देखते हैं कि अननोन एंड डेंजरस इशूज़ कौन सी हैं। फिर कंप्लायंस करते हैं पीसीआई, डीएसएस, एचआईपीए, आईएसओ 27101 जीडीपीआर। अभी जीडीपीआर क्या है? आई ऑल्सो डोंट नो। ये मेंशन था उसमें। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये कोई एक लॉ है। यूरोप में यूज करते हैं, सिर्फ यूरोप का, यूरोपियन स्टैंडर्ड। फिर मैंने तुम्हें बताया टूल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें। नेसेस, कोलिस, ओपनवेस, निक्टो, एक्यूनेटिक्स और भी जो टूल्स होते हैं। कुछ है कि इसमें तुम्हें टूल्स देखने को मिलेंगे जो फ्री है, वरना मोस्ट ऑफ द टूल्स इसमें कौन से पेड हैं या उनके कुछ फ्री फीचर्स अवेलेबल है। पेड या कुछ फ्री फीचर्स, कंप्लीटली फ्री नहीं है। क्रैक इस्तेमाल करोगे कुछ होगा नहीं, तुम्हारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने के चांस हो सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कि एक टूल है, $7,000 का है वो टूल एक्चुअल में, ठीक है, $7,000 का, उसका नाम है एक्यूनेटिक्स। अब तुमने क्या करा भाई, सोचा भाई इसका क्रैक डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी प्रोवाइडर पे गए, किसी वेबसाइट पे गए, वो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है वो क्रैक टूल फ्री में, ठीक है। जो प्रोवाइडर है वो तुम्हारे उस टूल में विंडोज़ या लिनक्स ट्रोजन भी इम्प्लांट कर सकता है। जो प्रोवाइडर है वो उसमें लिनक्स या विंडोज़ ट्रोजन इम्प्लांट कर सकता है। जैसे ही तुम उसको सेटअप करोगे, उस सेटअप के इंस्टॉलेशन के साथ वो ट्रोजन मालवेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा और तुम्हारा सिस्टम हैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्रैक सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ तो, क्रैक की मैं बात कर रहा हूँ, समझे? तो अगर हो सके तो ये वाले टूल्स ऑफिशियल तरीके से इस्तेमाल करके देख लो तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। जैसे कि मैंने भी सोचा था कि जैसे मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में काम करता हूँ, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी कीमत साल की 30 लाख रुपए तक पहुंच जाती है सिर्फ इस्तेमाल करने की। तो मैंने सोचा कि क्रैक में ढूंढ के देखता हूँ, इसका क्रैक मिला मेरे को। फिर मेरे को पता चला क्रैक का इस्तेमाल करूँगा, जो चीज़ मैं करता हूँ वो खुद ख़राब हो सकती है। तो इसलिए क्रैक के इस्तेमाल को थोड़ा हटा, उसको दूर ही रखना क्रैक के इस्तेमाल को, ठीक है। जब तुम इसकी फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करोगे ना वीएपीटी को, वीएपीटी की जो फाइनल रिपोर्ट होती है, जो तुम ऑफिशियली सबमिट करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो तुम काम कर रहे हो, तो तुम्हें इसमें ये भी सबमिट करना होगा जो तुमने टूल्स इस्तेमाल करे कंपनी के, उसके लाइसेंस की नंबर क्या है। वो वेरीफाई भी करके देखते हैं कि हाँ भाई सच में इसने ऑफिशियल टूल्स का इस्तेमाल करा है या नहीं, या इसने कोई अनऑथराइज प्रोवाइडर का टूल इसने इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर वो अनऑथराइज टूल ये इस्तेमाल करके देख रहा है, क्रैक इस्तेमाल करके देख रहा है, मैं अरे वो बात नहीं है कि वर्चुअल इस्तेमाल करके देखो इशू तो नहीं होगा, इशू नहीं होगा, बट इशू तब हो सकता है जब हम उसको किसी डोमेन पे इस्तेमाल कर रहे हो, उसके इंटरनल नेटवर्क को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हो, तब इशू आ जाती है। अगर हम किसी क्रैक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें ट्रोजन भी है, वो हमारे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है, हम इंटरनल नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं, तो इंटरनल नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन अटैकर तक पहुंच जाती है, उस प्रोवाइडर तक पहुंच जाएगी, फिर वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। तो ये दिक्कत है क्रैक सॉफ्टवेयर की। ये नहीं कि उसको वर्चुअली यूज़ करके देखो, वर्चुअली यूज़ कर रहे हैं तो भी उसमें दिक्कत आ रही है, हमारे डोमेन पे इफेक्ट पड़ेगा। ये पॉइंट देखो, समझे? जो चीज़ कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, वो चीज़ अफेक्ट हो जाती है, समझे? इतना। आई थिंक यहाँ तक इतना और बाकी है। अब देखो, पेन टेस्ट में जैसे तुम्हें बताया, बर्फस्वेट, मेटास्वेट, एनमैप, एसक्यूएल मैप, रिकॉन, एमजी, कालीनेस के जो बहुत सारे टूल्स आते हैं, जीएटीआर, हैशकेट वगैरह, ऐसे टूल्स जो थोड़े इंट्रूसिव है, वो थोड़ा अलग तरीके से टेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, वैसे टूल्स। फिर व्हाट मेक्स वीएपीटी इफेक्टिव, यानी वीएपीटी कैसे इफेक्टिव होती है, यानी स्किल टेस्टर होना चाहिए इसके लिए, क्लियर स्कोप होना चाहिए कि हमें टेस्ट करना है, मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड टेस्टिंग इसमें आनी चाहिए, रियलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन आनी होनी चाहिए इसमें, कि अगर हम कोई इशू फाइंड आउट करें तो उसकी रियलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन होनी चाहिए, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट होना चाहिए। फिर अब जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो उसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी इशू के बारे में, लेट्स से कि इनपुट वैलिडेशन की मिसकॉन्फ़िगरेशन, हम उसको इस तरीके से समझा रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे बिजनेस पर, उस तरीके से समझाना पड़ता है। ये नहीं कि इससे क्या हो सकता है कंपनी पर, ये देखना है कि उसके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उससे क्या लॉस हो सकता है, ये देखकर हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। चाहे हम किसी फ्रीलांसर वाले प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर प्रॉपर उसकी रीटेस्टिंग होती है। अगर आइडेंटिफाई किया तो उसको प्रॉपर रीटेस्ट करके देखो, हाँ जो तुमने फाइंड आउट किया क्या वो सच में है भी या नहीं। समझ में आया तुम इतना जो तुम्हें बताया अभी यहाँ तक? यहाँ तक। अब देखो, कॉमन मिसकंसेप्शन या तुम कह सकते हो मिथ, मैंने ऐसे लिखे हुए हैं। वीएपीटी इज ओनली फॉर बिग कंपनीज, नहीं। एवरी डिजिटल सिस्टम नीड सिक्योरिटी, जैसे कि चाहे वो कोई सी वेबसाइट हो, रन तो वो किसी डिजिटल सिस्टम पर ही हो रही है, तो उसको भी सिक्योरिटी चाहिए। अब देखो, स्कैनर्स क्या होते हैं कि लॉजिकल इश्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे कि बिजनेस लॉजिक इश्यूज हो गए
या कोई अलग तरीके का लॉजिकल इशू और ऑटोमेटिक टूल से हमें नहीं मिल सकता जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनर कह सकते हो तुम, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, उसके इस्तेमाल से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते लॉजिकल इशूज़ को। अब जो पेन टेस्टिंग हम कर रहे हैं वो क्या वो सिस्टम्स को ब्रेक कर देगी? अब वो डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पर, हम उस सिस्टम के साथ क्या करना चाहते हैं, या उसको ब्रेक करना चाहते हैं या उसको सेव करना चाहते हैं हैक करके, और डिपेंड रहता है हम पर कि हम क्या करना चाहते हैं। अब वैन शुड कंपनीज जो VAPT बिफोर लॉन्चिंग न्यू ऐप्स, अगर किसी ऐप्स को लॉन्च करते हैं या वेब एप्लीकेशन या एंड्रॉइड एप्लीकेशन, उसके लॉन्च होने से पहले उस पर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्ट किया जाता है आफ्टर मेजर कोड अपडेट्स। मेजर कोड अपडेट जैसे कि लेट्स से कि एक वेबसाइट में फीचर है, ठीक है, वो थोड़े अनऑथराइज तरीके से इजीली मिल जाता है। तुमने देखा भी होगा नेटफ्लिक्स का, देखा था वो अनसब्सक्राइब ईमेल का। एक ने देखा है, बाकियों ने नहीं देखा। देखते हैं यार, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो दिखा देता हूँ। देखो ये है थोड़ा सी, यहाँ पर ईमेल अनसब्सक्राइब हो सकती है। अब देखो यहाँ पर तो मैं चीज़ समझाता हूँ। अब देखो ये जो चीज़ है तो इशू, अगर किसी ने प्रीमियम ले रखा है तो उसकी ईमेल अनसब्सक्राइब हो जाएगी कि नहीं? ईमेल अनसब्सक्राइब, जो उसने पैसा देके सब्सक्रिप्शन लिया है, उसने पैसे दिए हैं, उसने सब्सक्रिप्शन लिया है। अब यहाँ पर मैं अगर उसकी ईमेल डाल दूँ तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, उसका अकाउंट यहाँ से हट जाएगा सब्सक्रिप्शन से। अब तुम्हें सोचना चाहिए भाई, ये तो इशू वाली बात है। अब इसको सही क्यों नहीं किया गया? क्वेश्चन तो आता होगा ना भाई, सही क्यों नहीं किया गया? सोचा होगा ना कि सही क्यों नहीं किया गया? अगर ये इशू है तो इससे इंपैक्ट पड़ रहा है यूजर्स को, हमारे बिजनेस पे भी इंपैक्ट कर रहा है कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया वो सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, है ना? अब देखो सिंपल सा सब टर्म है, जैसे कि बिजनेस है, अब उसमें छोटा सा एक होल है, यहाँ पर छोटा सा होल है। अब उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कंपनी को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, चाहे यूजर्स को पड़ रहा, बट कंपनी को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा उससे। क्या वो उसमें पैसा लगाना समझेंगे? उस चीज़ को सही करने के लिए क्या उसमें पैसा लगाएंगे? अगर लगाएंगे भी तो इतने बड़े हिस्से में पूरा मेजर अपडेट लाने की सोचेंगे? वो मेजर अपडेट लाएंगे तो उसमें पैसा भी और ज़्यादा लगेगा कि नहीं? उस छोटी सी चीज़ को फिक्स करने के लिए इसमें पैसा हमारा ज़्यादा लग जाएगा, पूरे बैकएंड को बदलना पड़ जाएगा उस छोटी सी चीज़ के लिए, इस छोटी सी चीज़ के लिए पूरे बैकएंड को बदलना पड़ेगा। कोई करेगा ऐसा पैसा जिसमें ज़्यादा लगे? नहीं करेगा ना। तो यही है, तो छोटी इश्यूज़ को इग्नोर किया जाता है, जिससे अगर कंपनी में अगर पैसों की ज़्यादा जरूरत पड़ जाए किसी इशू को फिक्स करने में, वो उसको इग्नोर करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। नहीं, पर अगले पैच में क्यों नहीं किया? अगला पैच तो तब आएगा ना जब इशू कोई और फाइंड आउट होगा, जो मेजर इशू होगा। ये तो मेजर इशू था नहीं, जब मेजर इशू आता है तब उसमें चांसेस है कि वो पैच भी हो जाए, बट इसमें ऐसा कोई अभी इनको मेजर इशू मिला नहीं तो इन्होंने इसको पैच नहीं किया। अगर पैच करेंगे तो तुम इसको रिपोर्ट भी करके देखोगे तो P4 में मार्क हो जाएगा तुम्हारा डुप्लीकेट। ट्राई कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, वो बंदा दोबारा से सब्सक्रिप्शन लेगा। बिल्कुल, पाथ को फॉरबिडन नहीं करते, वो भी है, और वो डिपेंड करता है ना कि कंपनी क्या करना चाहती है। हमारा काम था उन्हें पता ना कि ये मेजर इशू था, ऐसी कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बट अब कंपनी वाले पे डिपेंड करता है कि क्या वो उस इशू के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वो डेवलपर्स है, उन्हीं के पास सोर्स कोड है। अब उस सोर्स कोड में चेंज लाने के लिए डेवलपर्स को काम करना पड़ेगा, डेवलपर्स को पैसा भी ज़्यादा लगेगा, उनका काम अगर करना पड़ेगा तो उनको डे नाइट काम भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि किसी कोड में बदलाव लाना हल्का काम नहीं है ना, जो रनिंग चीज़ में काम हो। क्या तुम रनिंग इंजन में कुछ कर सकते हो? ठीक, जैसे कोई कार चल रही है उसको रनिंग कंडीशन में उसमें कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, लॉजिकल वे में बात करें तो। बिल्कुल सेम यहाँ पर आ जाता है, पूरी वेबसाइट को पहले डाउन करना पड़ेगा, फिर इसके कोड में चेंज लाना पड़ेगा, चाहे वो फॉरबिडन ही क्यों ना करना पड़े इसके पाथ को, क्योंकि ये ऐसे कोई CMS पे नहीं बनी हुई ना, उसके पाथ को फॉरबिडन कर देंगे। CMS पे बनी होती तो डैशबोर्ड से कर देते फॉरबिडन, बट ये CMS पे नहीं है ना अच्छे तरीके से, ये CMS पे है। नहीं, CMS पे नहीं है। अगर यहाँ पर ऑफिशियली देखें तो नेटफ्लिक्स का नहीं, CMS पे नहीं है। समझ गए इतना? फिर देखो, ये मैं तुम्हें समझा दिया कि कंपनी को कब करना चाहिए, न्यू ऐप के लॉन्च से पहले करना चाहिए, अगर मेजर अपडेट आते हैं तो उसके कोड्स को टेस्ट करना चाहिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ ऐड कर रहे हैं तो भी उसके लिए VAPT करना चाहिए, जैसे कि नया फीचर नया वर्जन अगर अपडेट करते हैं तो हर एक चीज़ के ऊपर पेन टेस्ट किया जाता है, और हर साल में 3 से 6 महीने के बीच में कर लेना चाहिए ये, और डेली बेसिस पे तो थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। और वैन कंप्लाइंस डिमांड्स इट, जब कोई डिमांड करे इसकी तब करना चाहिए कंप्लाइंस, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही है इस चीज़ के लिए तो तब करना है, बाकी तो करने ही करने हैं किसी चीज़ के लिए, बट जब डिमांड हो रही है कंपनी में तब भी करना पड़ेगा। ये मैं तुम्हें समझा दिया है। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, वल्नरेबिलिटी के, जैसे बोला आई नो तुम्हें इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, API का एक वर्जन है ऑथेंटिकेशन का, ठीक है,
ये जब एपीआई का टॉपिक आएगा तब तो मैं समझा दूंगा, अभी इसको सिर्फ बोला ही रहने दो। फिर अगला एसक्यूएल इंजेक्शन, फिर ऑथेंटिकेशन बाईपास, फिर एपीआई डेटा एक्सपोजर, फिर क्लाउड एसरी इमेज कॉन्फिग, फिर ओटीपी ब्रूट फोर्स, इनसिक्योर पासवर्ड स्टोरेज। ये देखो, ये मोबाइल सिक्योरिटी का इशू है, क्लाउड का है, ये लॉजिकल इशू है, ये एपीआई पेन टेस्टिंग का पार्ट है, इसमें ऑथेंटिकेशन बाईपास हो रहा है, किसी भी तरीके से एसक्यूएल करिए थ्रू बाईपास हो रहा है, तो इसमें एसक्यूएल की मिसकॉन्फिगरेशन लगी हुई है जिससे डेटाबेस इंटरेक्ट कर पा रहे हैं उस तरीके से बात करो। इसमें इनपुट वैलिडेशन नहीं है, ये एपीआई इशू है। तो यानी मैंने कॉमन इश्यूज को रखा है जो वीएपीटी में तुम्हें देखने को मिलेंगे। समझे? इतना समझ गए जो तुम्हें बताया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो नेटफ्लिक्स का डंप, जीमेल्स को ऑटोमेटेड पाइथन स्क्रिप्ट बना के हर एक का सब्सक्रिप्शन खत्म कर सकते हैं। ईमेल्स है तो करके देख लो, यू कैन गिव अ ट्राई टू दिस। मैं नहीं रोक रहा तुम्हें, करके देखना तो देख लो। बाकी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो फंस मत जाना उसमें, क्योंकि आईएसपी में सब रिकॉर्ड होता है मेरे दोस्त। चलो और बताओ, तुम्हें इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे को वीएपीटी के रिगार्डिंग। बेसिक तुम्हें बताया, फिर नेक्स्ट सेशन में तुम्हें पीटी के बारे में बताऊंगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। पूछ लो यार, कोई तो कुछ तो डाउट होगा यार तुम्हें। हाँ, ये पूरा कोर्स कितना कितना टाइम पीरियड का है भाई? अरे मैं और तुम्हें 2 महीने में करा दूंगा, टेंशन मत लो। मैं इसी स्पीड में कराता हूँ, ओके, टेंशन मत लो, मैं 3-4 महीने नहीं लगाने। ताकि थियरी कब तक रहने वाला है या हैंड्स ऑन कब तक? ये तो बस यही था, थ्योरी 1-2 लेक्चर थ्योरी थी, बाकी प्रैक्टिकल ही सारा। टाइमिंग्स क्या होगा एक वीक में, कौन कौन से दिन पे होगा? अरे 3 दिन ही है रखे मैंने, क्योंकि बाकी दिन मेरे को भी करना होता है। जैसे कि आज मेरे को खुद एक टास्क मिला हुआ है जिसमें मेरे को करना है, मिलिट्री बेसिस फाइंड आउट करने हैं, और एक नया फ्रॉड केस आया तो उस पर मुझे काम करना है, 24 घंटे में रिपोर्ट देनी है। तो उसमें क्या दूंगा यार टूल्स? ये ओपन सोर्स वाले टूल्स तो मिल ही जाएंगे, और पेड टूल्स मेरे पास थोड़े ना होंगे। आप डिजिटल फॉरेंसिक्स भी करते हो? हाँ, वो मैं सीख रहा हूँ राइट नाउ। अच्छा, वेलोसिरैप्टर ऐसे टूल्स भी कभी यूज किया? क्या नाम बताया तुमने? वेलोसिरैप्टर, वेलोसिटी या वोलेटिलिटी? वेलोसी। नहीं पता यार, नाम इतना मैं भी आगे पहुंचा नहीं हूँ, सीखना स्टार्ट ही किया उसके बारे में। ठीक है, तो और कुछ बताओ, किसी को कोई डाउट हो? 6 दिसंबर से वो भी है ब्रो, मुश्किल। अरे तुम मेरी टेंशन मत लो, मेरे पास टाइम मैनेजमेंट का पूरा सीन है, मैं अपना काम मैनेज कर लेता हूँ। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। मैं अपनी तरफ से सिर्फ बर्ड प्रोफेशनल दे सकता हूँ जिसमें एआई वाला फीचर है, वही एक टूल है मेरे पास। अब पर वो लाइनक्स पे नहीं चलेगा ना, चलेगा क्या? विंडोज़ वाला दूंगा ना मैं तो। देखो यार, ताकि मैं भी बहुत सारा आपका प्रोफेशनल स्ट्राइक किया प्रो वाला, पर सिर्फ विंडोज विंडोज पे ही चलेगा वो, लाइनक्स पे नहीं चलेगा। नहीं लाइनक्स पे मैंने नहीं चला नहीं, है। चलता है, लाइनक्स पे चलता है। लाइनक्स पे मैंने हाँ यूज़ करा चलता है है। 2022 वाला वर्जन, वही मेरे में चला। ये करेक्ट नहीं है, हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट नहीं है, ऑथराइज वर्जन ओके, है। ठीक है, वर्जन देख सकते हो 2025.9.5 भाई, अपने आप अपडेट हो गया, मैंने इसको अपडेट भी नहीं करा है। ठीक है, तो इसमें इंटरसेप्ट करो तो इसमें यही वाला फीचर तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अपने आप। ये करेक्ट नहीं है, इससे मेरे सिस्टम पे अब तक तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कम से कम 6 से 7 महीने हो चुके हैं इसको रखे मेरे सिस्टम पे, कुछ तो फर्क पड़ा है नहीं खास। और कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो? आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स है? मतलब आपने किसी कोई डिग्री किया है क्या यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई नहीं यार, मैंने प्राइवेट डिग्री स्किप कर सर्टिफिकेशन दिया। से? डिग्री स्किप कर दिया। ओके। और वैसे मैंने 3 अकेडमी से सर्टिफिकेशन लिया और एक ऑफलाइन लिया था, टोटल 4 कह सकते हो। और बाकी मैं पायरेटेड सीखता रहता हूँ, नॉलेज तो पड़ी है इंटरनेट पे, मैं उसे सीखता रहता हूँ। प्राइवेट मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर इसी काउंसिल कॉम्प्टी या नहीं एससीपी नहीं, जैसा? वैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन रिमोटली सीखे थे मैंने, और एक ऑफलाइन मेरे यहाँ पास में था तो मैंने वहाँ से सीखा था। अच्छा, आपके पास जो जितना नॉलेज है उस हिसाब से अगर आप ओएससीपी का एग्जाम लिखोगे तो आप पास होगे? मेरे को 1.5 साल ही हुआ है भाई सीखते हुए। नहीं यार, वो एससीपी देने के लिए ना मुझे देखो उसमें एडी का और थोड़ा कोडिंग का पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी अगर करने को तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, हाँ हो जाएगा। एनिमरेशन से लेकर एक्सप्लोइटेशन तक तो हो जाएगा, बट उसमें जो एक्सप्लोइटेशन होती है वो नॉर्मली टूल्स के थ्रू नहीं करनी पड़ती ना, उसमें कोडिंग के थ्रू करनी पड़ती है। तो मेरे को थोड़ा कोडिंग पार्ट वाला स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पाइथन या पीएचपी का। और हाँ, थोड़ा एडी का भी बढ़िया सीखना पड़ेगा, तब हो जाएगा। तो फिलहाल अभी क्या करते हो भाई सेशंस के अलावा? मतलब इनकम को जनरेट कर रहे हो या सिर्फ सीखने के लिए टाइम लगा रहे हो?
हाँ तो अभी सीख ही रहा हूँ यार, अभी इंटर्नशिप में लगा हुआ हूँ, फिर उसके बाद ट्राई करूँगा उसके लिए जो मेरे को पसंद है काम। और कुछ वीपीटी के रिगार्डिंग किसी को भी डाउट हो तो टॉपिक्स की बात में तुम्हें ऑलरेडी टॉपिक्स बता चुका हूँ भाई। कोई वर्चुअल एआई चैटबॉट है क्या, उसे हैक करने का या फिर उसका पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का कोई मेथड है आपके पास? एआई का यार मैंने एलएलएम नहीं सीखा, सॉरी। एआई को हैक करने के लिए तुम्हें एलएलएम सीखना पड़ेगा, ओवास्प के। एआई एलएलएम सीखना पड़ेगा ओवास्प का। ओवास्प का या एलएलएम? हाँ ओवास्प का, ओवास्प टॉप 10 का तुम्हें मिल जाएगा, ओ डब्ल्यू एस पी टॉप 10 एल। ओवास्प टॉप 10 जानता हूँ, उसमें एलएलएम का नहीं जानता हूँ मैं। ओके ओके फर ओके ओके गॉट इट। मिल जाएगा। तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें अपना एआई एलएलएम वाला पार्ट तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर एआई एलएलएम के बारे में नहीं पता, तुम एआई को हैक नहीं कर सकते। एआई चैटबॉट को तुम कर सकते हो जो यहाँ पर वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं, वो नॉर्मल इश्यूज के थ्रू भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या उसको बातों में फंसा हाँ, देते हैं, वो हो एक जाता है। दो थिंग्स है, प्रॉम्प्ट पॉइजनिंग जैसे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, पर हाँ थोड़ा हाई उसके लेवल का हाई या फिर हाई जाने के लिए तुम्हें डीप सीखना लेवल का पड़ेगा। चाहिए। वो एआई एलएलएम हाँ वाला भाई। तुम्हें सीखना पड़ेगा बिल्कुल। मैं हर चीज़ नहीं हम्म। सीखता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर किसी और कुछ डाउट नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डाउट हो तो पूछ लेना। तो डेली 3 डेज नहीं, मतलब वीक पे डेली रहेगा या अल्टरनेटिव डेज? हाँ जस्ट 3 days अ वीक, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। यार मुझे अपना ठीक, काम भी तो करना पड़ता है यार। ठीक है, वही अल्टरनेटिव डेज या नॉर्मली डेली? ठीक, ठीक है, अल्टरनेटिव डेज ओके। अब मैं अपना एक टास्क करने बैठूंगा।